फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापति। सेकंड एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में देखा था और हमने ये त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है इसकी शुरुआत की थी त्रिकोणमिति से। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में देखा था कि वो क्या होते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी देखा था और उसके कोणों के बारे में जाना था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास कोण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अवनयन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। जो हमारी तरह से ऊपर की ओर देखा जाता है, मतलब किसी मीनार की ऊंचाई के लिए मेजर किया जाने वाला जो कोण होता है उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। और यदि हम मीनार के शिखर पर खड़े रह के जमीन की तरफ देखते हैं तब हमारी जो तल के साथ बनता है कोण उसको बोलते हैं अवनयन कोण। तो ये हमने कोणों के बारे में देखा था और इसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम आपकी एक्सरसाइज कौन सी 9.1 एक्सरसाइज से ही हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसे हम देखेंगे कि यदि एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो अब हमें उसे किस तरह किया जा सकता है। जो सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन लिया था वो बहुत ही ज्यादा इजी था। आज हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेंगे और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। यहाँ पर मैं ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चंस है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चंस को स्टार मार्क लगा रहा हूँ। स्टार मार्क लगाने का कारण है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम में इस तरह का जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बार रिपीट हो गया तो इसका मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए ये चाहे तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा यही रहता है। तो क्वेश्चंस करते हैं, चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ते हैं। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब देखिए जो पेड़ टूट जाता है, पहले चलते हैं पेड़ की तरफ। देखिए पेड़ हमारे पास जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारे पास पेड़ होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप सभी ने आपके घर के आसपास जो पेड़ देखा होगा वो कुछ इस प्रकार से देखा होगा और यहाँ पर हमारी जमीन होती है जहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला है कि ये मेरे पास एक आंधी है, यहाँ पर एक आंधी आ रही है जो बादलों से आ रही है। अब ये जो आंधी है ये बादलों से आती हुई यहाँ से आती है और पेड़ से टकरा देती है। जब देखिए पेड़ से जब आंधी टकराती है तो ये दो प्रकार से पेड़ गिरता है। पेड़ किस प्रकार से गिरता है? देखिए एक तो होता है कि पेड़ पूरा का पूरा नीचे गिर जाए। पूरा का पूरा मतलब क्या होता है कि वो जो उसकी जड़ें होती है वो जड़ें बाहर निकल के गिर जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि पेड़ का ऊपर वाला जो पार्ट है, अब देखिए ऊपर वाले कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। ऊपर वाले का मतलब कि यहाँ से बीच में से कट कर पेड़ गिर जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि पेड़ जो है वो किस प्रकार से गिरा है। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फुल स्टॉप्स करेंगे है की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पेड़ का टूटा हुआ भाग उस प्रकार से मुड़ जाता है। देखिए यदि पेड़ जमीन की जड़ से गिरता है तो पेड़ पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि पेड़ पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, यदि हम माने कि पेड़ पूरा का पूरा इस तरह डाउन हो जाता है तो जमीन के साथ ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। और जब ये जमीन के साथ समानांतर हो जाता है, सॉरी यहाँ पर ये mm नहीं है, यहाँ पर ये डिग्री, ओके। तो जमीन के साथ ये यदि समानांतर हो जाएगा तब इन दोनों जमीन और पेड़ के जो बीच में जो कोण बनता है वो तो 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम अगली लाइन पढ़ेंगे तब वहां पे क्या लगा हुआ है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है ये अपनी जड़ों के साथ नहीं गिरा। अब ये जड़ के साथ जब नहीं गिरा है इसका मतलब क्या हुआ है, जिस तरफ मैंने पेड़ के अंदर कट लगाया है ये इस प्रकार से गिरा है। तो ये इस प्रकार से गिरने के बाद जो पेड़ की जो सिचुएशन बनेगी, अब देखिए यहाँ पर मैं फुल स्टॉप हो चुका हूँ, यहाँ पर मैं रुक चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पहले पेड़ की जो सिचुएशन है वो किस प्रकार से बनती है। तो मैंने बोला कि ये हमारा पेड़ का जो जड़ से जुड़ा हुआ पार्ट है जो बच चुका है अभी तक हमारे, तो ये जमीन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब देखिए जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर ये जैसे ये बचा हुआ पार्ट हो गया है। अब देखिए पेड़ यदि टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा और यहाँ पर ये कुछ पेड़ का शिखर होगा। तो ये हमारा जो शिखर है
इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं शिखर को। ये देखिए ये हमारा शिखर है, ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। अब देखिए ये जमीन के साथ, जो हमारी जो जमीन है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनाएगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए ये तो हो गई है हमारी जमीन रेखा, ये हो गई है हमारी जमीन, क्लियर है आप सभी को। और ये हो चुका है पेड़। तो जब मैं जमीन और पेड़ की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ की है ये और लाइन, तो ये देखिए ये शिखर से होती हुई थोड़ी सी जा रही है। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, अब देखिए कोण कौन सा बन रहा है, ये देखिए ये वाला जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है ये 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो बाकी बचा हुआ पेड़ का जो पार्ट है, ये एज इट इज है। तो इसका मतलब देखिए ये थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए ये एज इट इज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये तो 90 डिग्री का ही बनाएगा। तो आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलेगा, समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा होगा। और जब हमें समकोण त्रिभुज मिल जाता है तब हमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसे कर सकते हैं। तो देखिए कंसेप्ट के आपने क्या देखा है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा उलझाया गया है कि पेड़ आया है आंधी से टूटा है, तो आपको उसकी लैंग्वेज में नहीं उलझना है। आपको बस 1 to 9 पढ़नी है और जैसे जैसे बोलता जा रहा है उस तरह से डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के बाद आपको फाइनली समकोण त्रिभुज में जाना है। अब देखिए यहाँ पर काफी लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने लाइनिंग क्यों ले रखी है, यहाँ पर तो पेड़ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी, तभी मैंने बता दिया कि यहाँ पर कुछ एजम्पशन मानने पड़ेंगे और उसी एजम्पशन को लेकर ही मैंने यहाँ पे काम किया है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए ये हो चुका है हमारे पास ए, ये हो चुका है बी और ये हो चुका है मेरे पास सी। तो यहाँ पर मेरे को एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी और उसके अंदर जो 90 डिग्री है वो 90 डिग्री बी पर है और मेरे को सी वाला जो कोण है वो 30 डिग्री का है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आगे क्या लिखा हुआ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। अब देखिए पेड़ के पाद बिंदु कौन सा, पेड़ का पाद बिंदु हमारे पास कहलाएगा बी पॉइंट। बी पॉइंट है वही हमारे पास क्या है, पेड़ का पाद है और पेड़ का पाद बिंदु है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बी, पेड़ का पाद बिंदु, जहां से अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन पर छूता है आज 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरे पेड़ की ऊंचाई के बारे में बोला गया है, लेकिन आपको बस इतना सा बताया गया है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पर पेड़ का शिखर जमीन पर छूता है। अब देखिए पेड़ का पाद बिंदु बी है और पेड़ का जो शिखर है वो सी पर छूता है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी कहलाएगी, ये वाली दूरी जो मैंने एरो से दिखाई है, ये आपको दे रखी है 8 मीटर। अब आपको बोला है पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखिए मैं एक बार वापस बोलना चाहूंगा कि जो आपकी पेड़ की जो ऊंचाई है, जो पेड़ की ऊंचाई है वो ए बी नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो ए बी निकाल देते हैं, जबकि आपकी पेड़ की ऊंचाई नहीं है। देखिए पेड़ की जो ऊंचाई कहलाती है वो पेड़ के शिखर से लगाकर पेड़ के पाद बिंदु तक होती है। इसका मतलब ये आपकी एच जो मैं लिख रहा हूँ ये आपकी पेड़ की ऊंचाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो पेड़ का जो भाग था जो पड़ गिर चुका है आंधी आने की वजह से, और ये वाला जो भाग है, अब ये जो वाला भाग है जिसके ऊपर मैं देखो एरो कर रहा हूँ, ये वापस पेड़ बना देते हैं, ये वाला जो भाग है हमारा, ये जो भाग है जो हमारा पेड़ के अंदर अभी तक जमीन के अंदर रखा हुआ है, ये प्लस जो पेड़ का झुका हुआ पार्ट है, ये दोनों मिलाकर हमारे पास क्या कहलाएंगे, पेड़ की ऊंचाई कहलाएंगे। तो देखिए मैंने जो ए बी है, ए बी जो भाग अभी तक बचा हुआ है पेड़ का जो झुका हुआ नहीं है, इसको मान लेता हूं मैं एक्स, और जो झुक गया है हमारा पेड़ उसको मैं मान लेता हूं वाई। तो हमारी जो पेड़ की ऊंचाई, अब देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पर जो पेड़ की जो एक्चुअल ऊंचाई है, मेरी जो एक्चुअल ऊंचाई जो मुझे मेजर करनी है, यहाँ पर जो पूछी गई है वो होगी मेरे पास x प्लस वाई। इसका मतलब जो x प्लस वाई है वही हमारी कौन सी है, पेड़ की ऊंचाई है। तो मुझे x का मान भी निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा, y का भी मान निकालना पड़ेगा। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तब मुझे एक्चुअल पेड़ की ऊंचाई मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे एक समकोण त्रिभुज मिल चुका है। तो फटाफट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समकोण त्रिभुज को हल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं समकोण त्रिभुज में क्या क्या मिला है हमें। देखिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए मैंने इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या माना है पहले उसको लिख लेता हूँ। देखिए ये A है, ये B है,
और ये हमारे पास सी है। यहाँ पर जो बी है वो हमारे पास है 90 डिग्री और ये जो कोण है ये बनाता है हमारा 30 डिग्री। देखते हैं वापस, यदि आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पर हमने वही लिखा है। इसके साथ साथ देखिए हमारे पास जो बी सी की जो लेंथ है, बी सी की जो दूरी है वो 8 मीटर है और इसको मैंने माना है x और इसको मैंने माना है y। अब देखिए यदि मैं 30 डिग्री को कोण मानता हूँ, यदि मैं किसको मान रहा हूँ 30 डिग्री को कोण मान रहा हूँ, तो 30 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो x होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और जो 8 मीटर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और y जो होगा वो मेरा हमारे पास क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए पहला जो है हमारे पास क्या निकालना है, मुझे x फॉर x, मुझे x निकालने के लिए, x के लिए x का मान निकाल रहा हूं मैं, x का मान निकाल रहा हूं। तो देखिए x का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस समकोण त्रिभुज में जाना पड़ेगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज में x क्या है, लंब है और मुझे पता क्या है, मुझे आधार पता है। तो लंब और आधार के बीच में केवल एक ही मात्र ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का एक ही फॉर्मूला है जिसका मान है tan थीटा। हमारे पास कितना है, tan थीटा का मान होता है वो होता है लंब बटे, सॉरी देखते हैं, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कटा कक्का। तो यहाँ पर जो L होता है, मतलब जो हमारे पास L होता है मतलब वो होता है लंब और अ मतलब क्या होता है, आधार। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है tan थीटा का वो है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमारे पास एक tan थीटा का फॉर्मूला मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा है, जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर मैं जो मान निकाल रहा हूँ वो tan 30 इज इक्वल टू लंब। अब देखिए लंब क्या है, लंब है हमारे पास x और आधार, आधार है हमारे पास 8 मीटर। अब देखिए tan 30 का जो मान है, tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, 1/√3। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको टेबल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, आपको टेबल से मिलेगा। अब जो हमने टेबल बनाई थी तो वहां पर हमने tan 30 का जो मान है वो हमने निकाला था। क्लियर है आप सभी को। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, tan 30 का मान रखते हैं और फटाफट x का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए tan 30 का जो मान हमने लिखा है वो 1/√3 इज इक्वल टू x/8 मीटर। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या आएगा, x/√3 मीटर। अभी तक मुझे केवल x का ही मान मिला है, अब मुझे क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा y का मान, y का मान निकालने जा रहा हूँ, y का जो मान है वो मैं निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए y का मान निकालना है तो मुझे क्या पता है, मुझे आधार पता है और कर्ण पता है। तो आधार और कर्ण के बीच में, आधार और कर्ण के बीच में मेरे पास केवल एकमात्र फॉर्मूला है वो है cos थीटा का। तो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए cos थीटा का मान, अब थीटा का मान यहाँ पर कितने डिग्री है, थीटा का मान है 30 डिग्री। तो यहाँ आ चुका है cos 30 डिग्री, ये इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं है हमें यहाँ पर। ओके, अब देखिए cos 30 इज इक्वल टू आधार, आधार कितना है यहाँ पर 8 मीटर अपॉन y, कर्ण का मान क्या है y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए cos 30 का जो मान है, cos 30 का मान कितना होता है हमारे पास। चलते हैं टेबल की तरफ। तो टेबल में हमने जब टेबल बनाई थी तो हमने cos 30 का मान निकाला था √3/2, √3/2। तो cos 30 का मान हमें पता चल चुका है √3/2 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ cos 30 का मान √3/2 इज इक्वल टू, अब देखिए 8 मीटर अपॉन y मीटर। y भी तो मीटर में होगा ना, यहाँ पर भी x क्या था, मीटर में ही है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ x मीटर, क्योंकि ये सब मीटर में है, 8 भी मीटर में, तो ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में ही होने वाला है। चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर मुझे y का मान निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y को उस तरफ लेके चला जाता हूँ और इन सबको इस तरफ लेके चला जाता हूँ। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो y√3 इज इक्वल टू 8×2। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 8 दूनी हो जाता है 16√3। अब देखिए जो हमारे पास y का जो मान आया है वो 16/√3 आया है, जो कि √3 हमारे लिए, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि जो अंश
होता है वहां पर तो चलता है, लेकिन जो हर होता है वहां पर √3 सही नहीं लगता है, तो ठीक है। तो उसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है। तो मैं फटाफट यहाँ पर परिमेयकरण करता हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आता है देखते हैं, y = 16। अब देखिए √3 से गुणा कर रहा हूँ और √3 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, √3 से ही क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ जो आंसर बनता है देखिए 16/3 और ये हो चुका है √3। क्लियर आप सभी को? तो यहाँ पर मुझे y का मान मिल चुका है। अब देखिए जो मेरे पेड़ की जो एक्चुअल हाइट थी, जो मेरे पेड़ की हाइट थी वो क्या थी, x + y। तो यहाँ पर ही मैं आपको बताऊंगा, देखिए x का जो मान हमारे पास आया है, x का मान है 8√3। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन कर लूँ, 8/√3 है, √3 कहाँ पर है हमारे पास, डिवाइड में, तो इसको भी मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ पर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा 3 और ऊपर चला जाएगा √3। हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशंस कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं परिमेयकरण। यहाँ पर जो आया है हमारे पास 8√3 / 3 प्लस, अब देखिए y का मान कितना आया था हमारे पास, 16/3 √3, 16/3 √3। तो यहाँ पर आया है 16√3/3। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे और फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले मैं √3/3 को कॉमन ले रहा हूँ, √3/3 को कॉमन लेने के बाद जो मेरा आंसर बचता है 8 + 16, ठीक है। अब देखिए 8 + 16, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है मेरे पास 24√3/3। तो इसका मतलब जो पेड़ की जो एक्चुअल ऊंचाई मिली है मुझे, देखिए ये जो h मीटर में जो मान के चल रहा था, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, h मीटर है, जहां पर मेरे को क्या है, x और y दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था कि मेरे पास x है और y है। जो पेड़ का जमीन का बचा हुआ पार्ट है वो x है और जो पेड़ का टूट गया भाग है वो मेरे लिए क्या है, y है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है, पेड़ की जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है, 24/3 √3। तो आप इसको 24/3 को भी काट सकते हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24। तो यहाँ पर आप 3 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 8√3 इन मीटर। तो ये आपके पेड़ की एक्चुअल ऊंचाई है, मतलब जो असली ऊंचाई है वो आई है। देखिए पेड़ का जो जमीन में बचा हुआ पार्ट प्लस पेड़ का जो झुका हुआ पार्ट है, जो जमीन से टच हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर आपको क्या मिली है, पेड़ की ऊंचाई मिली है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पास के बिंदु, देखिए क्या लिखा है, एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज में कंफ्यूजन किया गया है कि एक भूमि के एक बिंदु से, देखिए यहाँ पर एक कोमा लगाया है, फिर उसके बाद लिखा है जो मीनार के पास के बिंदु से। यहाँ पर आपको दो चीजें कंफ्यूजन क्लियर की गई, कंफ्यूजन में दे रखी है, लेकिन आपको देखना है पीछे क्या लिखा हुआ है, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पास नहीं आएगा, यहाँ आएगा पाद, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पाद बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक भूमि है, तो मैं एक भूमि बना देता हूँ, तो ये हमारी भूमि हो गई है, भूमि के एक बिंदु से। अब देखिए ये भूमि का हमारे पास एक बिंदु है, ये भूमि का जो बिंदु है इसे मैं मान लेता हूँ A, ठीक है। अब देखिए मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, ये मीनार का पाद बिंदु है B, जिसे मैं मीनार का पाद बिंदु मान रहा हूँ, 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये A और बीच की जो B की बीच की जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास, 30 मीटर। क्लियर आप सभी को? अब देखिए ये बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, जो हमारे पास पहले वाला जो वीडियो लेक्चर्स था उसके अंदर हमने जब क्वेश्चंस किया था तो वहां पर उन्नयन कोण के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। आपको बस बोला गया था कि हमारी जो दृष्टि रेखा है और हमारी जो आधार रेखा है इसके बीच का जो कोण है, ठीक है। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि आपको यदि लिखा हुआ एग्जाम में आ जाए उन्नयन कोण मानना है, यदि नहीं लिखा हुआ आएगा तो आपको कुछ लैंग्वेज इस तरीके से लिख के आएगी कि आपको वो बता दिया जाएगा कि वो उन्नयन कोण है। जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी किया था, वहां पर बोला था कि पेड़ का जो बिंदु है, पेड़ का जो शिखर का बिंदु है, पेड़ के जो शिखर का बिंदु है और जमीन का जो बिंदु उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर आपको बोला है उन्नयन कोण, सीधा उन्नयन कोण बोला है। अब देखिए यहाँ पर मीनार बनानी है मुझे, तो मैं मीनार को क्या मानूंगा, जंक्शन के साथ। यहाँ मैंने अजम्पशन के साथ मैंने मीनार को मानी है एक रेखा, तो ये हमारे पास मीनार हो चुकी है। और देखिए ये मीनार के साथ कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ये मीनार काफी ऊपर ही हो
तो ये मीनार बना दी है हमने, ये हमने बना दी है सी पर, ए बी सी हमारे पास क्या है, मीनार है, ठीक है। तो ये जो मीनार की ऊंचाई है, अब देखिए मीनार की जो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई को मैंने मान लिया है यहाँ पर x, तो यहाँ पर मीनार की जो ऊंचाई है इसको मैंने मान लिया है x मीटर में है, ठीक है। और इसका जो उन्नयन कोण है ये बताया गया है 30 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए मीनार हमेशा 90 डिग्री पर होगी, समकोण के साथ होगी। तो यहाँ पर मुझे एक समकोण त्रिभुज मिल चुका है, और जब मुझे समकोण त्रिभुज मिल जाता है तब उसके अंदर कुछ भी पूछा जाए तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे देखिए, ये देखिए इस कोण के जस्ट सामने वाली जो चीज होती है वो हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए होती है लंब। तो ये हो चुका है मेरे पास लंब, और ये चीज क्या है हमारे पास आधार, ये हो चुका है हमारे पास आधार, और ये जो बच गया चीज है वो है हमारे पास कोण। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए 30 डिग्री का कोण दे रखा है, और इसके साथ साथ हमें लंब का मान पूछा है, आधार का मान ज्ञात है। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, देखिए आधार और लंब के बीच में एकमात्र ऐसा फॉर्मूला जो लगता है वो क्या है हमारे पास, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, तो फटाफट इसका मान रखते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब क्या माना है मैंने, x मीटर, जो कि मेरे पास क्या थी, जो कि मीनार की ऊंचाई थी, ठीक है। और मुझे निकालना है आधार, आधार दे रखा है यहाँ पर, आधार का मान दे रखा है 30 मीटर। देखिए वापस से कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 30 मीटर पाद से, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। कहाँ से लिया है हमने ये मान, टेबल से लिया है। तो मैंने आपको बोला था कि टेबल को आप जितना जल्दी हो सके उसकी प्रैक्टिस करके बनाना सीख लीजिए, क्योंकि टेबल का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि देखिए जब आप त्रिकोणमिति करेंगे तो वहाँ पर भी आपको टेबल के यूज लेना पड़ेगा, और जब आप त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आपकी हर एक चीज में आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन में आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। जब आपको हर एक क्वेश्चन में टेबल की जरूरत पड़नी है तो आप उसे बनाने की प्रैक्टिस कर ले, उसे बनाने का सीख लें कि किस तरह बनती है वो टेबल। देखिए अब देखिए tan 30 का मान हमें मिल चुका है 1/√3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/√3 इज इक्वल टू x मीटर अपॉन 30 मीटर। अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मुझे x मीटर में मिल जाता है। देखिए क्या मिलता है, 30/√3 इन मीटर। तो मैंने आपको बोला था कि जो √3 जो होता है, ये हमारे पास होता है ना वर्ग 3, तो ये कभी भी अंश हर में नहीं होना चाहिए। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण का यूज करते हैं। तो फटाफट यहाँ पर परिमेयकरण लगा देते हैं। देखिए क्या पा लगते हैं परिमेयकरण से, यहाँ पर √3 का गुणा कराएंगे √3 से, और यहाँ पर भी √3 से डिवाइड कर देंगे। तो √3 हो जाएगा 3, और यहाँ पर बच जाएगा केवल 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, x मीटर बटे 30/3, और ये हो चुका है √3 मीटर। क्लियर है आप सभी को। और ये 3 से जब मैं कट करता हूँ इसका आंसर, तो यहाँ पर जो मेरी पेड़ की जो ऊंचाई मिली है, देखिए पेड़ की ऊंचाई जिसे मैंने x माना था, तो ये हो चुका है tan√3 मीटर। तो यहाँ पर जो मीनार की जो ऊंचाई है, जो मेरी मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी मिल चुकी है, tan√3 मीटर। क्लियर आप सभी को। तो इस तरीके से हमें बहुत आसान क्वेश्चन मिलते हैं। हमें क्वेश्चन को देखिए घबराने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन में क्या होगा, बस आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करिए, ढंग से पढ़िए, तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये भी अपने आप में क्वेश्चन है जो लैंग्वेज में उलझाता है। तो हम देखते हैं लैंग्वेज में कैसे उलझाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक पैडल स्टाइल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब देखिए एक लिखा है एक पैडल के शिखर पर। देखिए अब देखिए पैडल स्टाइल और शिखर की मैं बात करना चाहूँ तो क्या होता है, तो देखो आपने कभी भी अपने आसपास कुछ नेताओं वगैरह की आपने मूर्तियां देखी होगी, या फिर आपने भगवान की ही मूर्ति देखी होगी, जिसे भी आप मानते हैं वहां पर आपकी मूर्ति देखी होगी। तो वो मूर्ति जो होती है वो किस तरह लगी हुई होती है, देखते हैं हम, देखते हैं वापस। देखिए हमारे पास नेता वगैरह होते हैं, जो हमारे महान पुरुष हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं, यदि मैं बोलूँ तो स्टैचू ऑफ
अभी यूनिटी बनी है तो वो भी क्या है, देखिए एक पैडल स्टाइल होता है। पैडल स्टाइल कैसे बोलते हैं, जो हमारे पास एक जमीन का पायदान बना हुआ होता है उसे हम पैडल स्टाइल बोलते हैं। जो हमारे पास जमीन का बेस बना होता है, जो हमारे बेस आधार बना होता है, उसको पैडल स्टाइल बोलते हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्या होती है, हमारे पास एक मूर्ति होती है। अब देखिए मैं यहाँ पर मूर्ति बनाने जा रहा हूँ, ये कुछ अजीब सी मूर्ति बना रहा हूँ, बस आपको मानना है कि ये कुछ मूर्ति होगी। ये हमारे पास मूर्ति है, क्लियर है आप सभी को। तो ये इस प्रकार से बोला गया है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक पैडल स्टाइल के पर, एक पैडल स्टाइल के शिखर पर। अब ये पैडल स्टाइल का शिखर है हमारा, ये हमारा कहलाएगा पैडल स्टाइल का शिखर। इसके ऊपर 1.6 मीटर की ऊंचाई पे मूर्ति की, इसका मतलब जो मूर्ति की जो ऊंचाई है, अब देखिए मूर्ति की जो ऊंचाई बताई गई है यहाँ पर, ये हमारे पास जो मूर्ति की ऊंचाई है, ये मूर्ति की ऊंचाई है, ये 1.6 मीटर ऊंचाई की बोली गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। भूमि के एक बिंदु से, अब देखिए भूमि का एक कोई बिंदु है, तो मैं भूमि का एक बिंदु यहाँ का ही मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक भूमि का बिंदु है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का, अब देखिए मूर्ति का जो शिखर होगा वो कुछ यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। तो एक काम करते हैं, मैं आपको अलग अलग पेन से दिखाता हूँ। देखिए क्या होने वाला है आगे वाला, देखिए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस बिंदु को ऊपर तक मिलाऊंगा, ये ऊपर तक मतलब यहाँ पर मिलाऊंगा, तो ये वाला जो कोण बन रहा है मेरा, ये वाला कोण बन रहा है 60 डिग्री का। अब चलते हैं आगे, उसी बिंदु से शिखर, पैडल स्टाइल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए पैडल स्टाइल का जो शिखर था हमारा वो कुछ ये था, तो इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कौन सा कहलाएगा, ये वाला उन्नयन कोण कहलाएगा। तो ये वाला कितना डिग्री है, ये है हमारे पास 45 डिग्री का है, ठीक है। तो मुझे पैडल स्टाइल की ऊंचाई याद करनी है। देखिए पैडल स्टाइल की ऊंचाई उसने दे नहीं रखी है, तो इसका मतलब ये जो चीज है हमारे पास, ये वाली जो चीज है ये हमें निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसे हमें निकालना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये क्या है हमारे पास, x मीटर है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यदि किसी चीज को निकालना है तो मुझे एक कोण चाहिए, इसके साथ साथ मुझे एक की लंबाई चाहिए। त्रिभुज के अंदर किसी एक रेखा की लंबाई चाहिए। अब चाहे वो कर्ण की दे दो, चाहे वो आधार की दे दो, चाहे वो लंब की दे दो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे केवल पैडल स्टाइल की लंबाई पूछी गई है और मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है, लेकिन ना तो मुझे आधार की दे रखी है, ना मुझे लंब की पूरी की पूरी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना, और ना ही मुझे कर्ण की लंबाई दे रखी है, तीनों की तीनों नहीं दे रखी है। तो मैं एक काम करूंगा, मुझे थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए मैं एक बार वापस त्रिभुज बनाता हूं, पर आपको फिर पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। देखिए ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से कुछ त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का है, और ये वाला जो कोण है वो 45 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री के साथ बनाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये 1.6 मीटर है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैंने मान लिया है x मीटर है। तो यहाँ पर मैं नाम देना चाहूँ तो यहाँ पर नाम क्या दूंगा, A B, ये हो चुका C, और ये हो चुका मेरे पास T, कुछ इस प्रकार से दूंगा, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है x। तो मैं काम करता हूं कि मैं जो a b जो है हमारे पास आधार है, जो मुझे नहीं पता है, इसको क्यों ना मैं y मान लूं, इससे मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाए। देखिए कैसे इजी होगा, मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पर मुझे दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। अब देखिए दो समकोण त्रिभुज कैसे दिख रहे हैं, यदि मैं दो समकोण त्रिभुज की बात करूं तो एक समकोण जो त्रिभुज है वो मुझे दिख रहा है a B C, ABC वाला जो है मुझे समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसके साथ साथ एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है मुझे ABD वाला, जो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है वो दिख रहा है। जब मुझे पास दो समकोण त्रिभुज है और दो ही मेरे पास अननोन है, अननोन क्या है, देखिए ना तो मेरे पास आधार है, ना ही मुझे पैडल स्टाइल की लंबाई दे रखी है, तो दो आधार के लिए दो समकोण त्रिभुज है और दो समकोण त्रिभुज के साथ दो ही अननोन है। तो मैं फटाफट इक्वेशन बनाता हूँ और आंसर निकालता हूँ। देखिए पहला समकोण त्रिभुज क्या माना मैंने है, ABC, ABC मतलब ये देखिए मैं बाकी सबको मिटा देता हूँ, तो मेरे पास जो त्रिभुज बनेगा ABC का, अरे C कहाँ चला गया,
ABC का जो त्रिभुज बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है ना। जब हमारे पास ABC का त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आधार, और ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ऊंचाई। अब देखिए मैं इस सब चीजों को मिटा दूंगा तो आपको बहुत इजी दिखेगा। देखिए ये आधार और ये क्या कहलाएगी, ऊंचाई, और आधार और ऊंचाई के बीच में केवल एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है tan थीटा का। तो फटाफट दिखाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए थीटा का जो मान है यहाँ पर वो दे रखा है 45 डिग्री, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए आधार का मान देखिए, सॉरी लंब का मान हमारे पास x मीटर है और आधार का जो मान है वो y मीटर है। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ x मीटर बटे y मीटर, यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 1 बराबर x मीटर अपॉन y मीटर। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास क्या बन रहा है, x मीटर इज इक्वल टू y मीटर। इसका मतलब जितना हमारे पास आधार है, आधार मतलब जो हमारा बिंदु है वहां से लगाकर जो पाद बिंदु है पैडल स्टेल का, उसके बीच की जो दूरी और हमारी जो पैडल स्टेल की जो दूरी है वो दोनों क्या है, समान है। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो मैं डायग्राम है उसकी तरफ लेके चल रहा हूँ आपको वापस। मैं वापस इस डायग्राम को रिक्रिएट करूंगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वापस बनाऊंगा मैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि मैं क्या करने वाला हूं। ये देखिए अब आपके पास जो त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पर आपको 60 डिग्री मिलेगा और यहाँ पर आपको 1.6 मीटर मिलने वाला है। तो आपके पास ये वाला जो डायग्राम बनने वाला है कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो मैं इस वाले जो डायग्राम है ABD के अंदर मैं आप लगाने वाला हूँ, समकोण त्रिभुज के अंदर लगाने वाला हूँ tan थीटा। अब देखिए tan थीटा वापस लगाने वाला हूँ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए जो ऊंचाई है हमारे पास, जो हमारे पास जो हमारे पास लंब है उसका मान क्या आएगा, 1.6 प्लस x आएगा। क्यों, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.6 है और उसके बाद की जो दूरी है वो हमारे पास x मीटर है। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिलेगी 1.6 प्लस x और नीचे क्या मिलेगा आपको, y। क्लियर आप सभी को। tan 60 का मान यदि मैं टेबल से देखने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन, अब देखिए यहाँ मुझे y का मान रखना है। तो y, क्योंकि y मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे रिक्वायर्ड क्या है, x रिक्वायर्ड है, जो कि हमारे पास पैडल स्टेल की ऊंचाई थी। तो उसका जो मान है वो क्या है, x के बराबर है। तो मैं यहाँ पर भी x रखने वाला हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फटाफट इसका आंसर निकालूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई को वज्र गुणन करते हैं। देखिए वज्र गुणन करने के बाद देखिए क्या आता है, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस 1.6 प्लस x। क्लियर आप सभी को। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, x को एक तरफ लेके जा रहा हूँ, बाकी संख्याओं को इधर लेके जा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब बाकी का यहाँ करते हैं, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x को बाहर निकाल रहा हूँ, ब्रैकेट में जो बचेगा मेरे पास यहाँ पर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो x का जो मान बचा है हमारे पास 1.6 बटे √3 माइनस 1। तो यहाँ पर मेरे पास x का मान आ चुका है, आपको दिख रहा होगा x का मान आ चुका है यहाँ पर 60 डिग्री। ओके देखिए x, सॉरी एक, हाँ क्लियर है। ओके तो यहाँ पर जो हमारे पास x का मान आया है वो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुकी है पैडल स्टेल की ऊंचाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, √3 का मान रखना है। √3 का मान क्या है, 1.7 रख दीजिए आप, केवल 1.7 करके आप क्या करेंगे, 1.7 माइनस 1 करेंगे, जो आपका आंसर बनेगा उसके 1.6 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो पैडल स्टेल की जो ऊंचाई है, एक्चुअल ऊंचाई है, वो आपको मिल जाएगी। क्लियर है आप सभी को। यदि आपको आज वाला वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में से शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और आपके आंसर को करा सकें। थैंक यू।